इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि वह सर्वप्रथम सिंधु घाटी के नगरों में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। वास्तव में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना उचित होगा, परंतु अनेक गणमान्य संशोधकों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही प्रयोग किया है। शुरू में सिंधु सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में ही पाई जाती है, ऐसी विद्वानों की धारणा थी। विद्वज्जनों का मानना है कि सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द बना है। सन 1921 में शुरू किए इस उत्खनन की सामग्री सर जॉन मार्शल ने 3 खंडों में प्रसिद्ध की थी। उनमें कई तज्ञों यानी कि तत्व को जानने वाले के अभिप्राय भी सम्मिलित थे। MS वर्ट्स, EGH मैके और REM व्हीलर ने भी उत्खनन करके सिंधु सभ्यता की काफी जानकारी एकत्र की थी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी दयाराम साहनी व रखलदास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम अखंड भारत में उत्खनन का कार्य किया था। भारत की आज़ादी के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 100 स्थानों में उत्खनन कर सिंधु सभ्यता की सामग्री समय समय पर प्रकाशित भी की गई। इस संबंध में श्री सदार का कहना है कि सिंधु नगरों के निर्माता और ऋग्वेद में जिनका उल्लेख है, आर्यों के शत्रु एक ही हैं और वे भारत के प्राचीनतम निर्माता हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला और क्या हासिल हुआ। इतिहासकार नवल वियोगी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वर्ष 1856 ईस्वी में मुल्तान लाहौर, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, रेलवे लाइन लगभग 160 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण का काम करने वाली अंग्रेज कंपनी ठेकेदार जेम्स विलियम वर्टल ने निर्माण के लिए मिट्टी तथा रोड़े आदि हड़प्पा के ही खंडरों से प्राप्त किए। काम करने वाले अंग्रेज अधिकारियों ने पाया कि वहां मिली मुद्राएं यानी कि सीलें ऐसी हैं जो उससे पहले कहीं भी नहीं देखी गई। तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1920-21 में दयाराम साहनी ने खुदाई का काम आरंभ कराया। तब तक 1826 में मेसन तथा सन 1831 में कर्नल वर्नस द्वारा वर्णित गढ़ी और 1857 में जनरल कनिंघम द्वारा वर्णित बहुत सी इमारतों का नामो निशान भी शेष न बचा था। सारी ईंटें लूट ली गई थी। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर इस लूट पर रोक लगा दी। हड़प्पा की प्रागैतिहासिक प्राचीनता का ज्ञान उस समय हुआ जब सन 1922 में माननीय रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसी शैली की वस्तुएं प्राप्त हुई। तुलनात्मक समालोचना व अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं न केवल परस्पर समान और एक रूप थी, बल्कि इनका सुमेरियन सभ्यता से भी घनिष्ठ संबंध था। सन 1926 से 1933 तक माननीय माधव स्वरूप वत्स तथा काशीनाथ दीक्षित ने उत्खनन का काम करवाया। माननीय मैके महोदय ने भी इस महान कार्य में हाथ बटाया। अब सवाल ये उठता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई तो हो गई, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ। अब तक की पुरातत्वीय खुदाई ने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को बहुत ही विस्तृत प्रमाणित कर दिया था। यह पूर्व में सहारनपुर जिले में बहादुराबाद, बुलंदशहर में भाटपुर तथा मानपुर, इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी तक, दक्षिण पूर्व में सौराष्ट्र तथा गुजरात में सूरत तक फैली हुई थी, जहां साबरमती घाट में लोथल के अवशेष मिले हैं तथा नर्मदा के किनारे मेहगांव, रेसोड़, रोजाड़ी तथा यादर नदी पर अडकाट, समुद्र के किनारे पर रंगपुर तथा सोमनाथ के पत्तन मिले हैं। पश्चिम में मकरान के किनारे तक, सोन मियानी के निकट बालाकोट, पासनी के निकट सोनका कोह तथा अरब सागर के किनारे सतकान जेंदोर। उत्तर में रोपड़ से लेकर सारे सप्त सिंधु प्रदेश में फैली थी। पुरातत्वविद डॉक्टर HP फ्रैंकफर्ट के अनुसार उन्हें अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी आंचल में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वे अवशेष स्थल सुरतगई कस्बा तरबर प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान सीमांत से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ हुई खुदाई में हड़प्पा काल के एक नगर के अवशेष मिले हैं। उपलब्ध वस्तुएं 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की हैं।
डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने यह भी कहा है कि आधुनिक पाकिस्तान इस सभ्यता का केंद्र बिंदु था तथा भौगोलिक दृष्टि से यह मिस्र की सभ्यता से चौगुनी बड़ी थी। इस प्रकार यह महान सभ्यता उत्तर में रूस सीमांत से लेकर दक्षिण पूर्व में बंबई तक फैली थी। खोदे गए स्थानों में मुख्य हैं अली मुराद अमरी, बालाकोट, चहुंदाड़ो, डाबरकोट, डेरावार, कोच डिजिया, गाजीशाह, हड़प्पा, कालीबंगा, कोटला निहंग, लोहड़ी, मोहनजोदड़ो, रोपड़, सीखरी सोनकाहकोह, सतकांजे, थाना बुलीखान, त्रिखान वाला डेरा, आलमगीर, कौशाम्बी आदि। अब तक भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जेपी जोशी के अनुसार लगभग 500 स्थानों की खुदाई भारतीय क्षेत्र में हो चुकी है तथा उससे कम संख्या है पाकिस्तान के क्षेत्र में। वहां से ठीक आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। भूमि से प्राप्त 5-60 फीट ऊंचे मिट्टी के विशाल चबूतरे पर बसे अधिकतर शहरों में किलेबंदी, नगर योजना, पक्के मकान, सीधी एक दूसरे को समकोण काटती हुई सड़कें और गलियां, ढकी हुई नालियां, वेस्टर्न सीट वाले शौचालय, हर घर में स्नान घर व कुएं इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। कालीबंगा में प्राप्त स्नान घरों तथा कमरों में लगी टाइल की शान, लोथल के बंदरगाह में जल नियंत्रक व्यवस्था को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। भारत में नगर योजना, जल विकास की आधुनिक व्यवस्था, फ्लैश व्यवस्था वाले शौचालय का अभी कुछ बड़े शहरों को छोड़कर आज़ादी के बाद ही प्रारंभ हुआ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लगभग इसी प्रकार की सुविधाएं आज से 4-5 हजार साल पहले सिंधु देश के जनसाधारण को उपलब्ध थी। ऋग्वेद के अनुसार वहां के निवासी बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इंडिया में डी कौशाम्बी लिखते हैं, इतने समय पूर्व इतना शहरी संगठन तथा शहरों में बुद्धिमत्तापूर्ण नगर योजना के उदाहरण और कहीं नहीं मिलते हैं। सुमेरियन, अकाद तथा बेबीलोन के शहर भी लगभग सिंधु घाटी की तरह पक्की ईंटों के बने थे, मगर वे नियोजित नहीं थे, केवल विकसित हुए थे। बाहरी दीवारें भद्दी थी, अधिकतर कच्ची ईंटों की थी। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु देश में केंद्रीय सत्ता को साधारण शहरियों और जनता के हित का पूर्ण ध्यान था। संभवतः वहां की शासन व्यवस्था जन कल्याणकारी रही होगी। तो आज हमने छोटी सी चर्चा की सिंधु घाटी के बारे में। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।